क्या मांगे हैं आप लोगों की मेजर डिमांड्स जो है बता दें। हमारी सरकार से 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि ये जो करप्ट सिस्टम है, ये करप्ट सिस्टम देश को खोखला कर रहा है। नॉट इवन जुडिशरी, सारे में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स, एवरीथिंग। इस पे एक स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट लॉ है जो कि एटलीस्ट डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उसमें पनिशमेंट हो, तभी एक डर जब तक नहीं रहेगा लोग लेंगे ही। आपको भी पता है, यहाँ से निकलते ही चौराहा पे लिया जा रहा है, कोर्ट में जाते ही पेशकार जी से लेके ऊपर तक लिया जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो लेने वाले तो खुल के ले रहे हैं क्योंकि कोई सजा ही नहीं है, और देने वाले भी दे रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि मेरा दामाद कोई जज बन जाए, कोई एग्जीक्यूटिव में हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? वो बस इस साइड है, उनका उसे गम है। तो करप्शन एक बन गया है एक तरह से कि सोसाइटल नॉर्म हो गया है, सब मान लिए हैं। लेकिन ये देश को खाए जा रहा है, देश को खत्म कर रहा है। तो करप्शन पे एक एंटी करप्शन लॉ पहला हमारा डिमांड है। दूसरा हमारा डिमांड है कि भाई मेन कमीशन बने। जिस तरह वुमेन कमीशन है उसी आधार पर सेम, हम वुमेन कमीशन के अगेंस्ट नहीं है, वुमेन पे क्राइम्स होते हैं, उसी आधार पे मेन कमीशन बने। और मेन कमीशन एटलीस्ट मॉनिटर करे स्पेशली दिस टाइप ऑफ केसेस, 498A एंड सराउंडिंग केसेस। और तीसरा मांग है कि यूसीसी या तो आप लागू कीजिए या हमारे आप पर्सनल लॉ से दूरी बना लीजिए। हमारा ये मांग है, क्योंकि पर्सनल लॉ जब लाया गया था तो पर्सनल लॉ आर्टिकल 35 था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बहस हो रही थी। और फंडामेंटल राइट्स के जो सब कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे पटेल बाबू, तो उन्होंने ही ये खारिज कर दिया कि हम पर्सनल लॉ यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखेंगे, क्योंकि हज़ारों तरह के कस्टम्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके अपने अपने लॉ हैं। तो सिर्फ हिंदुओं का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आप लाना? सबका लाइए, हम पे मत हुक्म जमाइए, जमाना सब पे जमाइए, है ना? तो यूसीसी लाइए या पर्सनल लॉ से मत दूरी बना लीजिए। ये मांग है। ये 3 मांगों के साथ या तो सरकार 2 महीने में कुछ कार्रवाई करे, या हम पूरे वकील यहाँ से और दिल्ली के और पूरे देश से हम दिल्ली पे सरकार का घेराव करेंगे और मांग करेंगे। वकील और पर्सनल लॉस का क्योंकि मैटर है, तो हमारे समाज के जो लोग हैं जो इससे प्रताड़ित हैं, जो हम लोग का सिर्फ पर्सनल लॉ में गवर्न करते हैं, ये जिसके चलते हम नुकसान झेलते हैं, देख रहे हैं ना, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डेली मर रहा है। आप क्या बता रहे थे? सर, मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि रीता कौशिक जज जो हैं वो सारे मीडिया को और जितने भी सोशल मीडिया वाले लोग हैं उनको एक अपनी तरफ से उन्होंने एक वकील से नोटिस भिजवाया है कि वो उनके खिलाफ जो है वो कुछ भी आवाज़ ना उठाएं, कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट ना डालें। और ये मिसयूज़ ऑफ जो चेयर है उसका है या नहीं है, अगर वो इतनी ही सच्ची हैं, इतनी ही साफ़ सुथरी हैं, तो उनको आके मीडिया के सामने ये बताना चाहिए कि वो गलत नहीं है या वो सही है। अपने आप को प्रूव करना चाहिए, ना कि देश में आवाज़ बंद कर देनी चाहिए। मीडिया को आप लीगल नोटिस भेज रहे हो, इसके अलावा सोशल मीडिया को आप लीगल नोटिस भेज रहे हो, तो ये एक पावर का यूज़ नहीं है तो क्या है? चाहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले? सर, मेरे भाई ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल किया है। इसके अलावा उसने बताए हैं सुसाइडल नोट में कि किस तरह रीता कौशिक जो है वो ट्रायल अंडर CRPC 125 में उन्होंने एक्शन नहीं लिए हैं। पहला है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मेरे भाई ने उन्हें बोला था, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा, रिजेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन एप्लीकेशन डिस्पाइट सेटिस्फाइंग ऑल लीगल पॉइंट्स। सारे लीगल पॉइंट जो सेटिस्फाई कर देने के बाद भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जुरिस्डिक्शन का एरिया। नॉन कंप्लायंस ऑफ रजनीश वर्सेस नेहा एफिडेविट बिफोर ऑर्डरिंग इंटरिम मेंटेनेंस। उन्होंने, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आपको रजनीश वर्सेस नेहा एफिडेविट का कंप्लायंस पूरा करना है, उन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है। नो एक्शन ऑन ऑब्जेक्शन फाइल्ड बाई मी अगेंस्ट द completely wrong submission of Rajneesh versus Neha affidavit by my wife for next 2 years. No action against my wife for filing incorrect educational qualification in Rajneesh versus Neha affidavit. No adverse action against my wife or my mother-in-law for not attending the court dates continuously during her cross-examination despite my wife herself submitting a high court direction for fast tracking and furnishing the case quickly. Next, no evidence submission before cross examination and allowing all evidences after the cross examination.
this create only two possibilities: either conduct cross examination against increasing my harassment, or spend more money, or let the evidence not to be questioned. Next, allowing application for Rajneesh versus Neha compliance application selectively against me on 10th April 2024 and ordering in favor of my wife at the very moment it was filed by my wife and concerning my junior lawyer. The judge did not even allow us the opportunity to file a reply, and thus playing loose with my career. What was the need of such a hurry? It was done just after I refused to pay the bribe and asked her to judge my case on merit. ये करप्शन है जो बताया गया है कि हमने ब्राइब नहीं दिया जज को, तो उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया उन्होंने. माई इनकम वॉज कंसिडर्ड एज बिफोर टैक्स इनकम. जो इनकम जो डिक्लेयर जो उन्होंने किया वो प्री टैक्स इनकम दिखा के उनके ऊपर ये चीज़ें दी गई, जो कि क्या मैं जो गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ टैक्स वो माइनस नहीं होना चाहिए था. दिस इज द क्वेश्चन. सो एज पर द जज माई इनकम should include the tax I pay to the government. This should be the first in any part of the world probably. Next point है, judge wrote the cross examination herself from the second date of cross examination and manipulated the cross examination heavily in favor of my wife. The judge omitted and manipulated multiple things I said during my cross examination. The judge has given biased 16-page judgment, which is concrete proof of what a judge can do when she is bought by money. Everything that should have been against my wife is in her favor. Any person without even a legal degree can read the judgment and cross-verify it with all the evidences, cross-examination and other submissions, and can decide whether the judge is corrupt or not. According to the judge, I should pay rupees 80,000 per month for maintenance, 40,000 per month maintenance plus 40,000 per month against arrear of a 4.5 years old child. As per her order, a 2-year-old child required 40,000 per month for maintenance at a place like Jaunpur, where the mother is working too. I fear what the maintenance will be when the child is 10 years or 15 years of age. I reject the slavery for any father in this country where making money is so hard. Making money in this country is equal to do farming in a desert. Indian per capita income is rupees 15,000 per month. Judge did not make any effort to allow me to meet my child either in court or on video call despite multiple requests. Judge also reject my section 26 application for child visitation under HMA after 2 years. Why was the case not dismissed quickly? ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर आपको बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता, और इसका प्रूफ है उसने मल्टीपल टाइम्स वीडियो कॉल किए हैं और वो स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है. जज अलाउड द केस withdrawal application by my wife in divorce case where she claims that she was unaware of the divorce case despite all her signatures on documents and court files in the same case. Please note that my wife is a BTech in computer science, MBA in finance and AI engineering consultant in multinational company Accenture. अगर आप लड़की ने कोई गलत केस फाइल कर दिया और ये कह दिया कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ केस बिकॉज कि ये मुझे पता नहीं था और उस पर उसके सिग्नेचर हैं, उसके बाद भी जज उसको कुछ नहीं कहती है, कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं उसके खिलाफ एक्शन लेती है, तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? जज डिड नॉट क्लोज द डिवोर्स केस व्हेन द withdrawal application was filed in 2022 but closed it in 2024 without any cost imposed on my wife for wasting the court time, my money and time. Judge was absent without any notification to the parties, wasting time of litigants. She does not impose any cost on lawyers when they wasted the time of the court. Judge assumed that the transfer of money from my wife account happened as it was in my control. It happened when my wife shared OTP on a WhatsApp or over the calls. Judge assumed that me and my family did not try to persuade my wife to come back after she went back. Multiple rounds of talks were held between my family and relatives but failed due to
अनरीजनेबल डिमांड ऑफ माई वाइफ एंड मदर इन लॉ। ये मेरे भाई ने 17 पॉइंट लिखे हैं जो एक हैरासमेंट के लिए काफ़ी है और आप लोगों के समझने के लिए भी काफ़ी है कि ये सारी चीज़ें कोर्ट में हुई है और कोर्ट में ये सारी चीज़ों का एविडेंस है। मेरे पास भी एविडेंस है वो सारी चीज़ों का जो इसमें लिखी गई है। तो अगर आप पैसे ज़्यादा कमाते हो तो मेंटेनेंस जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि 40,000 एक बच्चे को, जो 4 साल का बच्चा है उसके, जो जौनपुर में रहता है, उसके लिए 40,000 रुपये दे देना चाहिए या 80,000 रुपये दे देना चाहिए। 1 करोड़ रुपए का डिमांड था जब ये डिसाइड नहीं हुआ था कि कितना मेंटेनेंस कॉस्ट, उनको 2 लाख रुपए चाहिए था। जब ये इंटरिम ऑर्डर उन्होंने पास कर दिया 20,000 रुपये का, तो ये डिमांड जो है 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए हो गया। लीगल में एक और चीज़ है कि अगर हम, बहुत सारे लोग इस बात पे कहते हैं, मीडिया में भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया कि आप किसी हाई अथॉरिटी के पास चले जाते, लाइक हाई कोर्ट चले जाते और ये सारी चीज़ें। तो इस पे मेरा जवाब ये है कि सर, आपके कानून में ये सिस्टम है कि अगर वो लड़की को जौनपुर से अगर हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना है तो उसके ट्रैवलिंग कॉस्ट को भी हमें बियर करना पड़ेगा, जो कि 5,000 से 50,000 रुपये तक का हो सकता है। तो ये क्या ये सिस्टम जो है वो सिस्टम के लाइक चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है, जनता को डिसाइड करना है। और ये कानून बनाने वाले लोग जो इस पे कह रहे हैं कि 498 जो है वो बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत अच्छा से चल रहा है, तो उन पे विचार करने की ज़रूरत है कि ये सही है या गलत है। So, okay, you want to finish it? You want to ask any more questions related to law, or you want